ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स सीख रहे थे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और हम लोग ने काफ़ी इंपॉर्टेंट 7 वीडियो यहाँ पे कवर कर लिया था, 7 वीडियोस कवर कर लिया था। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग डेटा टाइप समझते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कितने डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव क्या होते हैं और रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कमाल और इंटरेस्टिंग चीज़ बात करने वाले हैं। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही कॉमन है और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा भैया कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता हो, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, और स्पेशली उन लोग को नहीं पता होगा जो जावास्क्रिप्ट को पहली बार सीख रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको ये क्वेश्चंस नहीं पता होगा। तो ज़रूर से आप ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस को थॉरोली डिस्कस करूंगा कि भैया ये क्वेश्चंस क्या हैं और इनको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। ये आपकी जावास्क्रिप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर देगा। और ये वीडियो देखने का फ़ायदा ये हो सकता है कि इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओ तो यही 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप इसको बता ले जाओगे। चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम के वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भैया ये 4 क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट में कैसे हम लोग समझेंगे और हम लोग कैसे इस पे मास्टरी हासिल करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखूँ तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। अब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा वगैरह में ट्रिपल इक्वल टू नहीं होता है, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आपके पास ट्रिपल इक्वल टू भी है। तो अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मोटा सबसे पहला क्वेश्चन में उठाता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर तो जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो बेसिकली वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो ओवरऑल अगर समझे तो ये दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर है इसका मतलब। तो दोनों कंपेयर करेंगे दोनों की वैल्यूज को। सपोज आप a डबल इक्वल टू बी लिख रहे हो तो a की वैल्यू और b की वैल्यू कंपेयर होगी। अगर वो वैल्यू सेम होगी तो आपका रिजल्ट मिलेगा ट्रू, बट अगर वो वैल्यू सेम नहीं होगी तो आपका वैल्यू मिलेगा फॉल्स। अब ये दोनों ही सेम काम करते हैं, बट एक छोटी सी डिफरेंस है, बता देता हूँ, देन मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। पहला क्या करेगा, अगर मैं डबल इक्वल टू बात करूं तो अगर आपने लिखा है a डबल इक्वल टू बी तो वो दोनों की वैल्यूज को चेक करेगा। अगर वैल्यू सेम है तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्रू, और अगर आपकी वैल्यू सेम नहीं है तो आपको आंसर मिल जाएगा फॉल्स इस केस में। बट अगर आपने वहां पे ट्रिपल इक्वल टू यूज किया होगा, a ट्रिपल इक्वल टू बी, इसका मतलब सिंपली है कि वैल्यूज तो साथ ही साथ में चेक होंगी, उसके साथ आपका टाइप भी, वेरिएबल का टाइप भी चेक होगा। तो ट्रिपल इक्वल टू तभी और तभी ये ट्रू देगा अगर उसका टाइप भी, दोनों वेरिएबल का टाइप भी सेम है। तो सिंपल मतलब समझ गया, डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करेगा, अगर वैल्यूज ट्रू बराबर हैं तो वो आंसर रिटर्न कर देगा ट्रू। और ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, वैल्यूज के साथ साथ वेरिएबल्स के टाइप को भी चेक करेगा, अगर टाइप भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और इसको समझते हैं हम लोग और आसानी से। तो गाइस सिंपल सा हम इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा अपना ब्राउज़र, और ब्राउज़र में सिंपली ओपन कर लूँगा अपना राइट क्लिक करके, सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अपना कंसोल ओपन कर लूँगा और कंसोल को बड़ा कर लूँगा, क्योंकि हमें इसी कंसोल पे उस चीज़ को समझना है। थोड़ा सा मैंने कंसोल को यहाँ पे एनराज मतलब बड़ा कर लिया है, ठीक है। तो सिंपली हम समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, ये चीज़ समझने वाले हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, हम लोग समझने वाले हैं ये चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार फिर से, जिससे कि एकदम कंफ्यूज ना हो आप, और अगर आप बिगिनर हो तब तो एकदम पहला क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग सिंपली समझ रहे हैं कि भैया हमारा डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है कि डबल इक्वल टू क्या करेगा, वैल्यूज को कंपेयर करेगा, ये दोनों कंपेरिजन ऑपरेटर है तो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, और ये वैल्यूज को कंपेयर के साथ साथ ये डेटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। अगर वैल्यू सेम है और टाइप सेम है तब ये जाके हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और ये अगर वैल्यू सेम है तभी ये क्या कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक a, लेट a इज इक्वल टू 4 है एंड लेट b इक्वल टू 4 है। यहाँ पे अब दोनों का सबसे पहले टाइप चेक कर लो। तो आप यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग और आप टाइप ऑफ a प्रिंट कर दो, सिंपल नंबर, दैट मीन्स a वाले उसका नंबर है टाइप, एंड हम लोग b का भी टाइप चेक कर लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग, एंड हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ b, दैट मीन्स हम दोनों नंबर का a का भी टाइप नंबर है और b का भी टाइप नंबर है, इसका मतलब वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है। अब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करने जा रहा हूँ, तो सिंपली अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, या सिंपल भी आप ऐसे भी लिख सकते हो a डबल इक्वल टू b, तो आप देखोगे ट्रू आएगा। सिंपल क्यों, क्योंकि भाई टाइप भी सेम है और
टाइप भी सेम है और यहाँ पे वैल्यू भी सेम है, बट ये जो डबल इक्वल टू उसने क्या सिर्फ चेक किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक किया। तो वैल्यू तो भाई इसकी भी 4 है, उसकी भी 4 है, अगर आप ना विश्वास हो तो यहाँ पे देख भी सकते हो, उसकी वैल्यू भी 4 है, उसकी वैल्यू भी 4 है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, सपोज आपने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, वेरिएबल लेट, और आपने सी ले लिया और सी में कुछ ऐसा रख दिया, ठीक है। अब सी में वैल्यू तो 1 है, बट ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, इसका डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग। अगर आप चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ सी देख सकते हो, ये स्ट्रिंग है। दैट मीन्स अगर मैं बी का टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ बी, तो आप देखोगे नंबर है, और अगर आपने यहाँ पे चेक किया टाइप ऑफ सी तो आपको स्ट्रिंग मिल रहा है। बट सी की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 नहीं है, मतलब 4 है, ठीक है। बट बी की वैल्यू मैं चेंज करके 1 करने जा रहा हूँ, तो अब बी की वैल्यू भी 1 हो गई और सी की वैल्यू भी 1 है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि बी में जो 1 है वो एक नंबर है और सी में जो 1 है वो एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे बी इज डबल इक्वल टू सी, तो आप देखोगे ट्रू आ रहा है। अब आ गया होगा समझ में। अब ट्रू इसीलिए आ रहा है क्योंकि बी के अंदर भी 1 रखा था बट वो नंबर रखा था, और सी के अंदर भी 1 रखा था बट वो स्ट्रिंग रखा था। बट ये डबल इक्वल टू क्या कर रहा था, ये टाइप को चेक नहीं कर रहा था, इसीलिए इसने ट्रू दे दिया। बट शायद अगर आप यहाँ पे कर लेते ए इज या आप बी इज ट्रिपल इक्वल टू सी, उस केस में आपको आंसर मिलता फॉल्स। दैट मीन्स वैल्यू तो सेम है, बी की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू भी 1 है, बट स्ट्रिंग है। दैट मीन्स इसका जो टाइप है और इसका टाइप है वो मैच नहीं किया, और मैच नहीं किया तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो आई थिंक समझ गए होगे। बट यहाँ पे अगर आप चेक करो कि ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू आप 4 कर दो, लेकिन ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 4 है, उसका टाइप भी सेम है, ए इसका भी नंबर है और टाइप ऑफ बी उसका भी नंबर है, तो ए डबल इक्वल टू बी ट्रू तो आएगा ही, साथ साथ में ए ट्रिपल इक्वल टू अगर आप बी करते हो उस केस में ट्रू आएगा। आई थिंक समझ गए। तो सिंपल सा बात था भैया कि पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, बहुत आसान था। पहला क्वेश्चन में सिंपल ही था, डबल इक्वल टू मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को चेक करेगा, और दूसरा क्वेश्चन में सिंपल था क्या, वो वैल्यूज के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो हमारा भैया पहला क्वेश्चन डन हो गया, क्वेश्चन 1 सॉल्व। अब चलते हैं, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर पढ़ें तो ये कह रहा है व्हाट इज NaN। NaN क्या होता है, तो बेसिकली NaN जो है वो उसको हम बोलते हैं नॉट अ नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी। NaN प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स नॉट अ नंबर। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले NaN के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लोग सब चीज़ तो पढ़ जाते हैं बट NaN नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर, क्या, नॉट अ नंबर, ये नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉट अ नंबर, ये क्वेश्चन 2 है, नॉट अ नंबर रिप्रेजेंट कर रही है। इट इंडिकेट्स अ वैल्यू विच इज नॉट अ लीगल नंबर। तो बेसिकली ये उसे रिप्रेजेंट करता है जो लीगल नंबर नहीं है, वो वैल्यू जो कि लीगल नंबर नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इट समझ गए होगे। तो ये उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा जो कि लीगल नंबर नहीं है। अगर आप टाइप ऑफ NaN यूज करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, और NaN चेक करने के लिए कोई वैल्यू है जिसके पास NaN है, तो एक फंक्शन आपके पास इज NaN, इस फंक्शन को यूज करके हम लोग NaN चेक कर सकते हैं कि भैया क्या उसके अंदर वैलिड नंबर है कि वो वैलिड नंबर नहीं है, लीगल नंबर है कि वो लीगल नंबर नहीं है। तो आई थिंक समझ गए। NaN property represents not a number value, it indicates a value which is not a legal number, type of NaN will be return number, ठीक है। तो इसका जो टाइप होगा NaN का वो रिटर्न हमेशा नंबर करेगा, और हम लोग NaN फंक्शन यूज करेंगे इसको चेक करने के लिए। ये बेसिकली क्या है, ये नॉट अ नंबर है, अगर ये रिप्रेजेंट करता है कोई लीगल नंबर है कि नहीं है। अब बात करते हैं रेफरेंस कंपैरिजन, सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस कंपैरिजन। तो अगर आप अभी तक आपने वैल्यू कंपैरिजन देखा, अगर अब मैं बात करूं तो ये बेसिकली हमारा बात आ जाएगी रेफरेंस कंपैरिजन, रेफरेंस कंपैरिजन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। यहाँ पे एरे का एग्जांपल ले लो, तो एरे में आप समझ जाओगे। जैसे हम लोगों ने A एंड B लिया था, तो इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया भाई, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया लेट A, और A में ही हम लेते हैं 2 एंड लेट B, एंड B में 2 ले लेते हैं। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ A इज डबल इक्वल टू B, तो ऑब्वियस बात है ट्रू आएगा आंसर। अब इसी का जस्ट मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स नहीं कह सकते उसको, रिवर्स तो नहीं कह सकते, बट हाँ इसी सिमिलर कर रहा हूँ। सिमिलर का मतलब मैंने यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एक एरे ए बनाऊंगा और इसमें मैं रख दूंगा 2 सिंपल, एंड फिर मैं बनाऊंगा लेट बी, और बी में रख दूंगा 2 सिंपल। दैट मीन्स आप देखोगे तो वैल्यूज बराबर है, ए को भी प्रिंट करोगे तब भी 2 दिखेगी, और बी को प्रिंट करोगे तब भी 2 दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ए इज डबल इक्वल टू बी करता हूँ तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। ये कैसे पॉसिबल है भाई,
जब आपने एरे ले लिया और एरे के अंदर सेम वैल्यू है तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। जी हाँ, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जो एरे था वो एक था भैया हमारा रेफरेंस टाइप। वो क्या था, वो एक रेफरेंस टाइप था। तो जो भी हम लोगों ने एरे सीखा था यहाँ पे पिछले वीडियो में, एरे वो हमारा रेफरेंस टाइप था। कौन सा टाइप था, रेफरेंस टाइप था। रेफरेंस का मतलब एड्रेस हीप मेमोरी में एलोकेट हो रहा था। तो जैसे ही आपने ए की वैल्यू यहाँ पे 2 की, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था अगर याद हो, तो वहाँ पे हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा जिसके अंदर वैल्यू 2 गई होगी, या जो भी आप रखोगे वो एक मतलब हीप एरिया में क्रिएट होगा, उसका एक एड्रेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपने इसका एड्रेस ए में डाल दिया है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1001। अब ये एड्रेस मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, और क्योंकि इसका एड्रेस ए के पास है तो ए इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो ए की हेल्प से आप अपने पूरे एरे को तो यूज कर सकते हो, बट एरे ए के अंदर बेस एड्रेस की वैल्यू होगी। ये चीज याद रखिएगा, आपने सी वगैरह में पढ़ा होगा। इस तरह जब आपने बी इक्वल टू 2 कहा तो एक नया ऑब्जेक्ट बना होगा, नया ऑब्जेक्ट कह सकते हो या कह सकते हो नया एरे बना होगा हीप मेमोरी में, और वहाँ पे भी 2 गया होगा और इसका एड्रेस दूसरा होगा भाई, क्योंकि नए मेमोरी में बना होगा। अभी ये एड्रेस सिंपली मैं एज्यूम कर रहा हूँ, देन इसको भी हम लोगों ने बी में असाइन कर दिया। बी में मतलब आ गया होगा 1002, और हम लोग इसको पॉइंट आउट करा देंगे। क्यों, क्योंकि बी के पास हमारा 1002 है। अब जब आपने कंपैरिजन किया ए इज डबल इक्वल टू बी, तो यहाँ पे रेफरेंस कंपेयर हो रहा है। ए के अंदर तो बेसिकली ये इसको पॉइंट तो कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, बट ए के अंदर एक्चुअल वैल्यू 1001 है। तो यहाँ पे इसका मतलब 1001 इज डबल इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है भैया, ओरिजिनल 1002। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। इसी केस में इसीलिए क्या दे रहा है, फॉल्स आपको आउटपुट दे रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये 1001 मैंने सिर्फ सोच लिया था, अज्यूम कर लिया था। मेमोरी में वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपने आप से एड्रेसेस क्रिएट होते हैं, आपको यहाँ पे मतलब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यही बेसिकली हमारा रेफरेंस कंपैरिजन है। तो जितने भी हमारे रेफरेंस टाइप हैं उनका काम ऐसे ही होगा। मैं आपको एक वैल्यू और एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट टाइप को लेकर के, ऑब्जेक्ट टाइप को, ठीक है। तो हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट S1, और S1 सिंपल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर मैं रखूंगा, ये स्टूडेंट 1 है तो इसका नाम रख दूंगा मैं यहाँ पे हनुमान। अभी मैंने हनुमान लिया था, हनुमान, एंटर, ठीक है। और फिर मैंने कहा लेट S2 इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू हनुमान, हनुमान, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको सही करता हूँ ज़रा, ठीक है। हनुमान में सिंगल कोट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक S1 है, उसमें भी देखोगे नेम हनुमान है, हनुमान, ठीक है। और S2 है, उसमें भी नेम हनुमान है, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, और अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। एरर मीन्स फॉल्स आउटपुट आ जाएगा, नॉट एरर, फॉल्स आउटपुट आ जाएगा। फॉल्स इसीलिए आउटपुट आ रहा है क्योंकि जब आपने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, व्हेन यू हैव क्रिएटेड फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो वही एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका कुछ एड्रेस होगा, ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, UX करके ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये मशीन ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिस्टम वेरी भी करता है, चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की वैल्यू आ गई हनुमान, हनुमान, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो आपने डाल दिया था S1 में, ठीक है। तो S1 में आ गया 100 UX। जैसे ही S1 के पास 100 UX आया, ये इसको पॉइंट आउट करने लगा। आई थिंक समझ गए, ये इसको पॉइंट आउट करने लगा। अब इसका मतलब हम इस S1 की हेल्प से नेम को तो यूज़ कर सकते हैं। कैसे, S1 लिखेंगे इस एड्रेस, मतलब इस एड्रेस के अंदर, तो डॉट लगाएंगे रेफरेंस ऑपरेटर, एंड सिंपली हम लोग देंगे नेम, तो नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा, नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आ गया होगा समझ में। लेकिन फिर जब आपने स्टूडेंट दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, S2 बनाया, तो उसके लिए भी ऐसे ही होगा। इसका एड्रेस ये नई मेमोरी पे एलोकेट हुआ होगा, तो मैंने इसको मान लिया 100 UY, और इसको मैंने S2 में रख दिया है, तो इस S2 में आ गया होगा 100 UY, और ये इसको पॉइंट आउट करने लगा होगा, और इसमें भी नेम इक्वल टू हनुमान आ गया होगा, हनुमान आ गया होगा, ठीक है। अब आप जब कंपैरिजन करोगे यहाँ पे S1 इज डबल इक्वल टू S2, उस केस में होगा क्या, वही S1 की ओरिजिनल वैल्यू 100 UX कंपेयर होगी, 100 UX डबल इक्वल टू 100 UY। आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग, पक्का। अब ये तो बराबर है नहीं, तो इसीलिए आपको मिल जाएगा रिजल्ट फॉल्स। अगर सेम एड्रेस कंपेयर करोगे तो ट्रू मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक लेट S3 बना लो और S3 में S1 को पुट कर दो, तो अब हुआ क्या, S3 आपने जो वेरिएबल बनाया S3, आपने उसमें क्या रख दिया, S1, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू थी 100 UX, मतलब इसके पास भी 100 UX आ गया, क्योंकि आपने ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दी। तो अब S3 के पास इसका एड्रेस आ गया, तो ये भी इसी को पॉइंट आउट करने लगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते हो S1 बराबर है S2 के, तो आप खुद सोचो S1 में रखा है आपने
100 ux डबल इक्वल टू S3 में भी आपने रखा है 100 ux, तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्रू। परफेक्ट, आई थिंक आप एकदम समझ गए होगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे S1 क्या बराबर है S3 से, ट्रू, परफेक्ट है। तो आई थिंक समझ गए होगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन था, लास्ट है भैया, एक्सप्लेन स्कोप एंड स्कोप चेन इन जावास्क्रिप्ट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया स्कोप क्या होते हैं, क्योंकि स्कोप मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्कोप को ही समझने के लिए आपको लेट वेरिएबल इंट्रोड्यूस वगैरह किया गया, क्योंकि स्कोप्ड वेरिएबल, वेल स्कोप्ड वेरिएबल है हमारा लेट वाला। आई थिंक समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पक्का एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ लिखते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसका मतलब कि भैया हम और भी वीडियोस आपके लिए अच्छी अच्छी क्रिएट करते रहेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे। तो अगर मैं बात करूँ स्कोप, तो बेसिकली स्कोप डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल एंड फंक्शन एट वेरियस पार्ट्स इन वन कोड। तो स्कोप की हेल्प से हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, स्कोप की हेल्प से हम लोग बेसिकली एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं सिंगल कोड के अंदर। एक्सेसिबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अपने सिंगल कोड बेस में। ठीक है, सिंगल कोड बेस में। तो बेसिकली इन जनरल टर्म्स द स्कोप विल लेट अस नो गिवन पार्ट ऑफ द कोड वेयर द वेरिएबल्स एंड फंक्शन कैन बी यूज्ड एंड वेयर नॉट। इसका मतलब सिंपली है कि सपोज आपके पास ये कोड है, और स्कोप का मतलब है कि बेसिकली सपोज आपके पास एक वेरिएबल है लेट a इक्वल टू 5, तो स्कोप बेसिकली यही बताता है कि इस पूरे कोड में किस जगह में ये वेरिएबल यूज हो सकता है और किस जगह में ये वेरिएबल यूज नहीं हो सकता। ये कौन बताता है, ये बेसिकली हमारा स्कोप बताता है। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली तीन तरह के स्कोप हैं, मैं लिखना चाहूँगा। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली स्कोप जो है वो तीन तरीके के हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। पहला जो स्कोप है इसको हम लोग ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। एंड दूसरा जो स्कोप है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल और फंक्शन स्कोप, लोकल और फंक्शन स्कोप। ठीक है, और तीसरा जो हमारा पास है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास स्कोप हैं, ब्लॉक स्कोप। अब आपको समझना है तीनों। अगर आपने नाम सुन लिया तो आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं तीनों सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तीनों बारी बारी से सिखाने वाला हूँ। ग्लोबल स्कोप, लोकल और फंक्शन स्कोप, या फंक्शन स्कोप डायरेक्टली बोल दो। एंड तीसरा है ब्लॉक स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप में क्या है भाई, जो वेरिएबल और फंक्शन आप ग्लोबल नेम स्पेस में डिक्लेयर करोगे, दैट मीन्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ ग्लोबल नेम स्पेस में डिक्लेयर करोगे, विच मीन्स वेरिएबल एंड फंक्शन हैविंग ग्लोबल स्कोप कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड द कोड। तो मतलब ये इसका मतलब ग्लोबल का मतलब आपके पास मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी है, मैक्सिमम, जैसे पब्लिक होता था जावा वगैरह में, इसी तरह इसके पास मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी मतलब कहीं से भी यूज कर सकते हो, फ्रॉम एनीवेयर। तो आई थिंक समझ में आ गया। एक बार वेरिएबल डिफाइन कर दो ऊपर, उसको कहीं भी यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, आ जाते हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वेर, और यहाँ पे आपने ग्लोबल वेरिएबल करके डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल वेरिएबल, और आपने यहाँ डिक्लेयर किया हेलो वर्ल्ड। अब ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो पूरे कोड में, ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आप कोई फंक्शन बनाते हो तो उस फंक्शन में आप इसको यूज कर सकते हो। फंक्शन ऐसे बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, और माई फन ये नाम होता है, एंड सिंपल आप यहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हो console.log, और आप अपना ग्लोबल वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड इसको रिटर्न वगैरह भी कर सकते हो। अब जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो ये वेरिएबल अपने आप से आ जाएगा, आप देखोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो ग्लोबल वेरिएबल आपने बनाया उसको आपने फंक्शन के अंदर यूज़ कर लिया, और उसको आपने फंक्शन को बाद में कॉल कर लिया। इसका मतलब ये ग्लोबल है, कहीं से भी यूज़ हो सकता है, कोई भी इशू नहीं है। आई थिंक समझ गए। तो अब आ जाते हैं फिर से वापस फंक्शन स्कोप में। फंक्शन स्कोप का मतलब होता है अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो फंक्शन के अंदर, तो आप उसको फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। एनी वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन हैव फंक्शन स्कोप, which means all the variable and function declare inside the functions that can be accessed from inside the function but not outside the function। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी सिंपल। मतलब है कि अगर आपने कोई फंक्शन स्कोप बना के रखा है यहाँ पे,
फंक्शन स्कोप मतलब सिंपली फंक्शन के अंदर, इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन, कहाँ, इनसाइड फंक्शन। इनसाइड फंक्शन मतलब आप समझ गए, फंक्शन का मतलब अगर आप कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो वो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, दैट्स इट। आप एक फंक्शन बनाते हो तो आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हो, हालांकि अभी हम लोग फंक्शन सीखे नहीं, बट आप समझ लो एक फंक्शन यहाँ पे बन गया माई फन। और अगर आप इस माई फन के अंदर कोई काम करते हो, माई फन के अंदर कोई काम करते हो, वेरिएबल आपने बना दिया वेर ए इक्वल टू 5, तो अब इसका जो स्कोप है वो हमारा लोकल स्कोप नहीं, मतलब फंक्शन स्कोप है, सॉरी फंक्शन स्कोप है। दैट मीन्स इसको आप यहीं पे यूज़ कर सकते हो। अगर बाहर यूज़ करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आके। सपोज आप एक फंक्शन बना रहे हो, यहाँ पे ऊपर मैंने बनाया था उसी तरह हम बना देते हैं माई फन 2, हम लिखेंगे फंक्शन माई फन 1 लिख देते हैं, एंड सिंपल हम वेरिएबल बना देते हैं ए इज इक्वल टू 50, ठीक है। और हम फंक्शन के अंदर तो इसको यूज़ कर लेते हैं, ए की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं एंड फंक्शन बंद कर देते हैं। अब इसको फंक्शन के बाहर डायरेक्ट वेरिएबल को ए को यूज़ करने का ट्राई मारते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए को ट्राई मारते हैं। आप देखोगे यहाँ पे अनडिफाइंड ऊपर वाला ए आ रहा है जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था, ये वाला ए नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला हम लोग बाहर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं माई फन 1 तो आप देखोगे यहाँ पे 50 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा ये वाला वेरिएबल यूज़ हो रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फंक्शन स्कोप का मतलब होता है लोकल, या फिर फंक्शन स्कोप का मतलब होता है आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के ही अंदर बनाया, उसको आप फंक्शन के अंदर ही आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। अब ब्लॉक स्कोप की लास्ट ब्लॉक स्कोप की अगर बात कर लूँ, ब्लॉक स्कोप की बात कर लूँ तो भैया ब्लॉक स्कोप इज रिलेटेड टू द वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट। तो ब्लॉक स्कोप बेसिकली रिलेटेड है दो वेरिएबल से, रिलेटेड है आपके लेट और कॉन्स्ट से, मतलब मिलता जुलता है, मतलब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर आप ब्लॉक लेट का यूज़ करते हो तो इसका जो स्कोप होगा वेरिएबल का वो ब्लॉक स्कोप होगा। इसका मतलब है अगर आपने वेरिएबल आपने इफ़ के अंदर बना दिया, इफ़ के अंदर यहाँ पे लेट की हेल्प से आपने बना दिया ऐसे 5, तो इसका मतलब होता है ये वेरिएबल इफ़ के अंदर ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। इसका मतलब ये ब्लॉक स्कोप है। दैट मीन्स स्कोप आप लेट की हेल्प से बनाओगे और ये ब्लॉक होगा। तो अगर इसके अंदर आपने कोई वेरिएबल बना दिया तो इसी के अंदर यूज़ कर पाओगे। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। तो अगर आपने लेट की हेल्प से वेरिएबल बनाया और किसी ब्लॉक के अंदर बना दिया तो उसी ब्लॉक के अंदर आप यूज़ कर पाओगे, उसके बाहर यूज़ इसको नहीं कर पाओगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में इतना रखते हैं और चारों क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपका। सबसे पहले यहाँ पे डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, देन नॉट अ नंबर एंड देन रेफरेंस कंपैरिजन, एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सीखा लास्ट हम लोगों ने सीखा था स्कोप एंड स्कोप चेन इन जावास्क्रिप्ट। आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और हाँ, अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मेरा मोटिवेशन से बढ़ाते रहिए।